आज के इस क्लासेस में हम लोग आर्थिक सांख्यिकी क्लास 11th चैप्टर 1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। देखिए, पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे, है ना। आज के इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैटिक। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि सांख्यिकी संख्यानात्मक सूचनाओं का भंडार है। संख्यानात्मक का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूँ संख्यानात्मक, तो संख्यानात्मक का मतलब होता है संख्याओं का एक ऐसा ग्रुप जिसका बहुत ही सारा एक तरह से भंडार का मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रुप में होना, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसकी परिभाषा दें तो वह विज्ञान जिसमें संख्यानात्मक विश्लेषण की विभिन्न विधियों का अध्ययन करते हैं, सांख्यिकी कहा जाता है। क्या करते हैं? विभिन्न विधियों का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, ठीक है, और उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद बोला गया है कि सांख्यिकी में केवल संख्यानात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? संख्यानात्मक तथ्यों का सिर्फ अध्ययन किया जाता है और कोई भी चीज़ वहाँ पे अध्ययन नहीं की जाती है। दूसरा बोला गया है कि जो अगर हम बात करें कि गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता है। संख्यानात्मक का मतलब सिर्फ संख्याओं से रिलेट करता है। अगर हम बात करें गुणात्मक का मतलब उसका रंग रूप वगैरह हम कुछ नहीं देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करते हैं? संख्यानात्मक, कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा देखो, अब सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? एक जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान जो थे ग्राटन फाइडर ओकेनवार जो कि 1749 में उन्होंने क्या किया था? सांख्यिकी के जन्मदाता कहे गए हैं। ओकेनवाल है नाम, ठीक है। ये आपको हाईलाइट कर दे रही हूँ, कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक दिया हुआ है। आपकी बुक्स में मैंने देखा था तो बुक में है नहीं, तो मैंने बुक में थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको पॉइंट हाईलाइट किया है। कई बार आपको आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो आपके बीच से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसके छोटे से पॉइंट्स को क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सांख्यिकी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अब हम बात करें सांख्यिकी के प्रकार की, तो यहाँ पे देखो, एक तो हमारा बहुवचन सांख्यिकी के रूप में होता है, दूसरा एकवचन सांख्यिकी के रूप में होता है। अब अगर हम बात करें कि बहुवचन सांख्यिकी किसे कहते हैं और एकवचन सांख्यिकी किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले होता है बहुवचन सांख्यिकी के रूप। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि बोला गया है कि थोड़ी सी मेरी राइटिंग मैंने जल्दी में लिखा है, जिसकी वजह से आपका थोड़ी राइटिंग में तो मैं बोल रही हूँ। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि कुछ मैम नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लेना, या फिर मैं बोल रही हूँ तो आप लिख सकते हैं। इसमें बोला गया है बहुवचन संख्या के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय है आंकड़ों में व्यक्त की गई सूचनाएं अथवा आंकड़ों से जिनका हम सांख्यिकी के विभिन्न विधियों में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न विधियों में उसका क्या होता है? प्रयोग होता है। बहुवचन संख्या के रूप में सांख्यिकी संख्यानात्मक तथ्यों का समूह होता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि सांख्यिकी क्या होती है? संख्यानात्मक तथ्यों का क्या होती है? समूह होती है। संख्यानात्मक सूचनाओं का भंडार का मतलब ये होता है क्या? कि संख्या का क्या होना? एक समूह होना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है नेक्स्ट। इसी की अगर हम परिभाषा की बात करें तो ये तो मैंने ऐसे आपको समझाया हुआ है कि मतलब सूचनाओं का किस तरह से भंडारण करती है, किस तरह से उसका ग्रुप होता है। अब इसमें बोला गया है बहुवचन संख्या के रूप में सांख्यिकी संख्यानात्मक तथ्यों का समूह होता है जिसमें कि सभी सम अंकों को संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। सम अंकों का मतलब होता है, ये अंक की बूंदी है तो यहाँ पे समांक है, तो समांकों को संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसमें जो है ये आपका बोला ये गया है कि जैसे मैंने ये जो लिखा है आपको ये समझाने के लिए लिखा है। अगर आप डेफिनेशन देना चाहो तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो आप एक छोटे से बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन इसकी बना के आप समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे
कोई भी स्टेटमेंट जिसमें संख्यानात्मक विवरण हो सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता। अब देखो सांख्यिकी में भी कई तरीके की होती हैं, जैसे कि अगर आप कहो कि ये भी सांख्यिकी है, ये भी सांख्यिकी है, तो ऐसा नहीं है। इसमें बोला गया है कि जो सभी संख्याएं होती हैं वो सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता, अर्थात सभी संख्यानात्मक सूचनाएं सांख्यिकी नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि सांख्यिकी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें पहले देखो सांख्यिकी जो है, अगर हम बात करें कि भारत में मृत्यु दर 15% प्रति हजार है, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारी सांख्यिकी है। बट रामू की आयु मोहन की आयु से 2 गुनी है, तो 2 गुनी है, इसका मतलब है ये सांख्यिकी नहीं है। अब देखो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हुए हैं ना, तो आपको ऐसे एमसीक्यू के क्वेश्चंस में ऐसा दे देगा कि भाई बताओ मुझे सांख्यिकी कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको ना टिक लगाना होगा। आपके और भी बुक्स में मिल जाएंगे, आपको और भी बहुत सारे, ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, आप लोग बुक्स में देखेंगे तो और भी अलग अलग तरीके के हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट बोला गया है कि सन 2015 में सीबीएसई के परीक्षा में 97% 97% विद्यार्थी सफल रहे का मतलब 1% प्रकट कर रहा है। लेकिन इसमें बोला गया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से आधी है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था, इसमें कोई आंकड़ा नहीं है, सिर्फ हमने बात की है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था क्या क्या है, आधी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, तो इसलिए ये संख्यानात्मक नहीं है, और ये हमारी क्या है, संख्यानात्मक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 97% सीबीएसई में विद्यार्थी क्या है, सफल रहे हैं, हमने एक अनुमान लगाया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है भारत में 65% आबादी युवा है, लेकिन इसमें बोला गया सचिन बड़ा है और गोपी छोटा है, तो इसमें बड़े और छोटे की कोई बात ही नहीं है, इसकी गुणात्मक को दिखाना ही नहीं है, तो यहाँ पे ये सांख्यिकी हमारी नहीं होती है और ये हमारी सांख्यिकी होती है। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे मोहन ने रामू से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, तो मोहन की जो अंक हैं वो रामू से कितने हैं, 25% हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये सांख्यिकी को डिनोट कर रहा है, बट यहाँ पे बोला गया है कि गाय के 4 टांगे होती हैं, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसमें 4 टांगे हैं ऐसा ये सांख्यिकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें गाय की टांगे से कोई मतलब नहीं होता, गाय की कितनी भी टांगे हो या किसी की भी हो, तो ये हमारे सांख्यिकी को डिनोट नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे, नेक्स्ट बोला गया है कि 11वीं कक्षा में 11वीं कक्षा में विद्यार्थी का औसत जेब खर्च 250 रुपये प्रति माह है। बट यहीं पे अगर हम बोलें कि करीम की उम्र 32 वर्ष है, तो यहाँ पे ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे ये सांख्यिकी है और ये सांख्यिकी नहीं है। कई बार ये अगर वन टॉपिक में आपका क्वेश्चन आता है तो इस बात का याद रखना, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको 1 नंबर आपके चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक बार आप रीड कर लेना। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग बुक को रीड करो और जो ये मैंने टॉपिक्स लिखवाए हैं टॉपिक्स को रीड करो और इसी में से आप टेस्ट लिया करो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके प्रोवाइड कर दूंगी, उसके आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन के लिए आप एक बार, अगर आप चाहते हो कि मैं अलग क्वेश्चंस आपको दूं, तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलें, ताकि मैं वो वीडियो अपलोड करूँ या PDF की फाइल में अपलोड करूँ, आप उसको रिविज़न कर सकें। अब देखो यहाँ पे एक नोट दिया है मैंने। नोट क्या दिया है कि कोई अकेला संख्यानात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होती है। इस बात को ध्यान से देखना। इसमें बोला क्या गया है कि कोई भी जो अकेली संख्या होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सांख्यिकी है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसमें समूह में बात की जाएगी। किस में बात की जाएगी? समूह में। कोई एक बंदा, कोई एक पर्सन, किसी एक वो, उस पर कोई भी बात नहीं की जाएगी। क्लियर है ये? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखो अभी मैंने बताया था कि आपको एक बहुवचन के रूप में अभी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक वचन के रूप में सांख्यिकी। देखो एक वचन के रूप में सांख्यिकी मैंने पहले भी समझाया था आपको। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है, अगर हम एक वचन की सांख्यिकी के रूप में बात करें तो यहाँ पे ये बोला गया है
सॉरी अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि वीडियो में हो सकता है कि आप लोगों को क्लियर ना हो रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, क्योंकि आपके लिए स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। और याद रखना कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप लोगों को मार्क्स बहुत अच्छे से गेन करने होते हैं। अगर आप लोग उस चीज़ को समझ जाते हो किस तरह से हमें पेपर में लिखना है, देन आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। अदरवाइज़ आप अगर सोचते हैं कि नहीं, इधर उधर की चीज़ें डाउन करके आप नोट डाउन करके और आप सोचते हैं कि क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वचन संज्ञा के रूप में से अभिप्राय है कि सांख्यिकी की उन विधियों से जिनमें हम सांख्यिकी के संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रहण करना, प्रस्तुति करना, संग्रहण का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, एक जगह पे प्रस्तुत करना, उसका प्रस्तुतिकरण करना, उसका विश्लेषण करना तथा उनका निर्वाचन आदि अध्ययन करते हैं, वह विधि। अब देखो, अगर मैं इसी चीज़ को देखो, मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है कि जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, या फिर अब प्रस्तुतिकरण में बात करूँ तो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किस तरह से हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान देना इस बात को। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया परिभाषा, वह विधि जो संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, ठीक है, विश्लेषण एवं निर्वाचन का अध्ययन करती है, एक वचन सांख्यिकी कहलाती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। संकलन करना, वर्गीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषण करना और क्या करना, निर्वाचन करना। तो ये सारी चीज़ें जो सारा ऑल ओवर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी एक वचन के रूप में परिभाषित कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि हमारी जो सांख्यिकी की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जो मैंने एक वचन के रूप में सांख्यिकी बताया ना, एक वचन के रूप में इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। अब कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि यह एक वचन के रूप में कार्य करता है, इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। अब कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा मैंने इस डायग्राम को ऐसे बनाया है, आपको ऐसे ड्रॉ करना है। अगर आपका आता है तो आप इसको ध्यान से करना। जैसे यहाँ पे बोला गया है, देखिए सबसे पहले आंकड़ों का क्या करना, संकलन करना, ठीक है, संकलन करना। ये डायग्राम बनाना एक वचन के रूप में, अगर आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, एक वचन के रूप में सांख्यिकी की अवस्थाओं को व्याख्या करो, तो आपको इस तरह से डिनोट करके और इसको डिफाइन करना होगा। देखो मैंने इसका डिफाइन कैसे, आंकड़ों का संकलन करना, मतलब किस तरह से संकलन करोगे। संकलन का मतलब होता है क्या, कि जैसे कि संकलन का होता है, जैसे आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट अवस्थाओं में सांख्यिकी को डिफाइन करोगे, किस तरह से पहली अवस्था में कैसे हम इसका संकलन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सेकेंड अवस्था होती है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करना। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इस पे हाइफन का सिंबल लगा के व्यवस्थीकरण यहाँ पे लिख दिया है। तो व्यवस्थीकरण का मतलब होता है कि आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखा, एक विन्यास होता है, उसकी मिलान रेखा होती है, तो उसको उसी तरह से हम व्यवस्थीकरण का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट होता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण या तो आप तालिका द्वारा करते हो, या ग्राफ के द्वारा करते हो, या चित्रीय प्रस्तुतिकरण करते हो, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आंकड़ों का विश्लेषण। तो आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करते हो, प्रतिशत में करते हो, ठीक है, या सहसंबंध में करते हो, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्या करते हो, विश्लेषण करते हो। उसके बाद आंकड़ों का निर्वाचन। आंकड़ों का निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि औसत हो या प्रतिशत का विस्तार करना, या विभिन्न आर्थिक चरों के संबंध में क्या करना, उसकी डिग्री को फाइंड करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा निर्वाचन। तो ये लास्ट डिग्री होती है जिसको हम फिफ्थ पॉइंट के अंदर रखते हैं, इसको ध्यान देना। और इसकी अवस्थाओं को अच्छे से डिफाइन करना। इसको देखो मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ है, अगर आपको लगे, वैसे मैंने बता दिया आपको, इसमें जब भी पेपर में आए तो इसकी अवस्थाएं बना के इसको डिफाइन भी करना होगा। अगर आपको लगे कि इस पर अलग से टॉपिक बनाओ मैम, तो एक बार आप मुझे बता देना, मैं इस पर अलग से डिफाइन करके टॉपिक बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा सांख्यिकी की विशेषताएं।
अब अगर हम सांख्यिकी की विशेषताओं की बात करें तो सांख्यिकी की विशेषताएं क्या होती हैं? क्या होता है यहाँ पे? सूचनाएं के समूह के रूप में, ताकि तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। जो सूचनाएं होती हैं वो समूह के रूप में, उनका क्या किया जाए? तुलना किया जाए और उसी का अध्ययन किया जाए। ठीक है। उसके बाद है सूचनाएं एक कारण से प्रभावित ना होकर अनेक कारणों से प्रभावित होती है। ये अनेक लिखा हुआ है, ध्यान देना। अनेक कारणों से क्या होती है? प्रभावित होती है। कोई एक कारण नहीं होता उसको प्रभावित करने का, उसमें अनेक कारण होते हैं प्रभावित करने के। नेक्स्ट है एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। उसके बाद बोला गया है हमारा सभी सूचनाएं समान प्रवृत्ति के हो। सभी सूचनाएं क्या होती हैं? समान प्रवृत्ति की हो सकती है। उनका संकलन एक निश्चित उद्देश्य से हुआ हो। एक निश्चित उद्देश्य से क्या किया जाता है? उसका संकलन किया जाता है, निश्चित उद्देश्य से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सांख्यिकी के कार्य। अब अगर आपको कोई टॉपिक कर रहे हो तो उसका कार्य क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए इस बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सांख्यिकी के कार्य इसकी जटिल सूचनाओं को सरल बनाती है। जो भी जितने भी जटिल आंकड़े होते हैं ना, उनको सरलता से क्या करती है? प्रस्तुत कर देती है। या जटिल सूचनाओं को विश्लेषण एवं निर्वाचन योग्य बनाती है। एक तरह से जो आपके आंकड़े होते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया विश्लेषण का मतलब क्या होता है। विश्लेषण का मतलब ये होता है कि आप उसको किस तरह से क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। प्रतिशत में कर रहे हैं, सहसंबंध में कर रहे हैं। और निर्वाचन का मैंने बताया, क्या बताया? कि जो उसकी औसत होती है, उसकी प्रतिशत होती है, उसको किस तरह से आप विस्तार कर रहे हैं। ठीक है। उनका विस्तार करना, उनके योग्य क्या करती है? बनाती है। जैसे कोई भी एक बड़ा सा डेटा है तो उसको अगर हम प्रतिशत में निकाल के डिनोट करते हैं तो आप इजीली समझ जाओगे, है ना। और अगर हम करोड़ों में डिनोट करें, संख्यों में डिनोट करें तो आप भूल जाओगे, वो आंकड़े याद ही नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करती है? ये हमें बताती है कि किस तरह से उसकी जटिलताओं को सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो सांख्यिकी के तथ्य होते हैं उसको किसके रूप में प्रस्तुत करते हैं? संख्या के रूप में। सांख्यिकी ज्ञान एवं कला दोनों के रूप में कार्य करती है। एक तरह से उससे ज्ञान भी प्राप्त होता है और एक तरह से वो कला भी है। ठीक है। सांख्यिकी विभिन्न मदों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करती है। जो सांख्यिकी की मदें होती हैं उनके बीच में जो तुलनात्मक को क्या करते हैं? उनके तुलना को, कंपैरिजन को। लाइक अभी मैंने वहाँ पे बताया था ना कि जो विद्यार्थियों की संख्या वो 97% CBSE में प्राप्त की है। तो एक तरह से हम दूसरों की जो यूपी बोर्ड है या बिहार बोर्ड है उससे हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। तो ये आपका तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एक और है एक टॉपिक यहाँ पे, इसमें बोला गया है एक यहाँ नीति निर्धारण एवं पूर्व अनुमान में सहायक होता है। पूर्व अनुमान का मतलब होता है इसमें अनुमान लगाया जाता है कि कितना हो सकता है। अब हम प्रॉपर नहीं बोल सकते हैं तो हम क्या करते हैं? एक अनुमान लगा लेते हैं कितना हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो सांख्यिकी की सीमाएं। अब इस बात को ध्यान देना कि सांख्यिकी की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करती है। जो सांख्यिकी होती है एक छोटे व्यक्ति का अध्ययन नहीं करेगी, ये बड़े से बड़े डेटा को हैंडल करती है। ठीक है। सांख्यिकी निष्कर्ष भ्रम पैदा कर देती है। एक तरह से हमें क्या देती है? भ्रम देती है कि इतना हो सकता है। ठीक है। सांख्यिकी सिर्फ संख्यानात्मक तथ्यों का अध्ययन कराती है। उसमें क्या होता है? सिर्फ संख्यानात्मक तथ्यों का अध्ययन करवाती है और दूसरा कोई अध्ययन नहीं होता है। एक गुण हो गया या फिर कुछ दूसरा, एक परिवार, एक व्यक्ति, कुछ भी नहीं होता। सांख्यिकी नियम केवल औसत पर ही सत्य उतरते हैं। जो सांख्यिकी के नियम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ औसत और इसकी सत्यता पे ही डिपेंड करती है। ठीक है। उसके बाद होता है इसका उपयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है। विशेषज्ञों का मतलब होता है जो एक प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को जानता हो। अब मान लो मैं हूँ तो मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। मान लो कि हमारे भारत में कितना क्या हो रहा है, कितना % है, क्या है, कैसे है, वाटर का क्या हो रहा, तो एक विशेषज्ञ होते हैं जिसको उसको क्या करते हैं? पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद फिर डेटा को डिनोट करते हैं जिसको कि हम
फाइंड करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपको पूरी जनरल नॉलेज पढ़ोगे, अब आपको जनरल नॉलेज आप खुद तो नहीं बना रहे हो, किसी के नॉलेज के अकॉर्डिंग ही गेन करके देन आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, या फिर बता रहे हो किसी को। तो ये आपका क्या है, विशेषज्ञ आप नहीं है जिसने उसको एनालिसिस करके किया और उसको क्या किया, डेटा को आपको प्रोवाइड किया और आपको पता चला कि इतने % बच्चे पास हुए हैं। तो ये एक तरह से विशेषज्ञों द्वारा ही इसको क्या किया जाता है, इसका अनुमान लगाना संभव होता है। इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, डेटा में कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, कहीं डेटा चेंज हो सकता है, 97 को इंसान 98 बना सकता है, तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। ये इसकी सीमाएं होती हैं। ये अगर आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस में आता है तो आप इसके 4-5 टॉपिक अच्छे से डिफाइन कर दोगे। 5 नंबर का इसका मतलब 5 नंबर में आपको डिफाइन करना होगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखो सांख्यिकी का महत्व क्या क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। पहला टॉपिक है सांख्यिकी उपभोग संबंधित आंकड़ों का अध्ययन कराती है। उसके बाद बोला गया है यह आर्थिक नियोजन के लिए ढांचा प्रदान करती है, ठीक है, ढांचा प्रदान करती है। उसके बाद बोला गया व्यापार एवं उत्पादन में सांख्यिकी व्यापार का आकार बढ़ाने पर मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती है। इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा व्यापार का आकार होता है उसको मांग और पूर्ति, आपने पढ़ा होगा मांग का सिद्धांत पढ़ा होगा कि जब भी हमारी डिमांड बढ़ती है तो हमारा प्राइस भी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, सॉरी डिमांड बढ़ने पे प्राइस कम हो जाता है और प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या होती, सॉरी प्राइस कम होने पर डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि अगर हम बात करें कीमत बढ़ने पे मांग कम होती है और कीमत कम होने पे मांग बढ़ जाती है, मांग का सिद्धांत होता है। और दूसरा हम बात करें कि पूर्ति किसे कहते हैं, तो पूर्ति का मतलब क्या होता है कि कोई भी कीमत जब बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है और कीमत जब कम होती है तो मांग भी कम होती है, ये पूर्ति का नियम होता है। तो यहाँ पे बोला गया है मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करता है। तो सामंजस्य का मतलब होता है इसका एक तरह से प्राइस को कैलकुलेट करना, इसको डिफाइन करना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है सांख्यिकी आंकड़ों का विनिमय संबंधित अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। विनिमय अभी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, विनिमय किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो फर्स्ट वाले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उसको देख के देन इस पे आएँ। नेक्स्ट देखो, इसमें अध्ययन आसानी किया जा सकता है जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है। क्या होती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। इससे हमें क्या होता है, पता चलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमें बोला गया है कि अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया था कि अंतर क्षेत्रीय तुलनाएं का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के माध्यम में जो भी तुलनाएं होती हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी तुलनाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, अंतर क्षेत्रीय कहते हैं। और समय अंतर का मतलब है उसका समय अंतराल में उसकी कितनी तुलना हो रही है, ये आपका समय अंतराल डिफाइन करता है। उसके बाद है आर्थिक संतुलन। आर्थिक संतुलन का मतलब क्या होता है कि उत्पादक और उपभोक्ता की जो स्थिति होती है उसको किस तरह से, उसकी उपभोक्ताओं को कितना संतुष्ट कर रहा है, उत्पादक को कितना हो रहा है, ठीक है, उसमें किस तरह से, एक तरह से अगर हम उपभोक्ता और की संतुष्टि को अधिक करेंगे तो किस तरह से सांख्यिकी की विधियां जो है उनका प्रयोग होगा, इसका सिद्धांत भी होता है। तो ये आर्थिक संतुलन का मतलब होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता और उत्पादक जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी संतुष्टि कितनी हो रही है, ये ऑल ओवर आर्थिक संतुलन होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से मैं इसके कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप लोग इसका फर्स्ट चैप्टर वैसे बहुत इजी है, बट आपको मैं सच बोलूँ तो यहाँ पे ना कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पेपर में पहले भी आए हुए हैं। तो कृपया करके अगर आप लोगों को लगता है कि मैम मुझे इस फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप दे दो वीडियो पे, या फिर PDF अपलोड कर दो, या फिर आप सॉल्व करके दे दो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है,
आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए मैं कोई ऐसा नहीं है कि वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों का शेयर लाइक कमेंट वगैरह कुछ भी मिले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ाने के पर्पज़ से कह रही हूँ और मुझे इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मेरा ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोगों की मेरी नॉलेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग दूसरों को भी बताएं, ठीक है, ताकि वो लोग भी मेरे चैनल से उन लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को नॉलेज मिलनी चाहिए, आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लासेस में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो आप प्लीज़ एक बार मुझे बता देना, मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF के तौर पे आपको दे दूँगी, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।